नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में PMAY शहरी के तहत पूर्ण किए गए 90,000 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे। इसके अलावा उन्होंने सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपे। घर पाने वाले लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावरलूम श्रमिक, कचरा बीनने वाले, बीडी श्रमिक, ड्राइवर और अन्य शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किश्त के वितरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र के ये 1 लाख से अधिक परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों की नीति, नियत और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नियत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। शाम को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये खेल स्पर्धाएं 19 से 31 जनवरी 2024 तक चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में होंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मेघालय के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने शिलांग में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज अनुष्ठान के चौथे दिन अग्निकुंड की स्थापना के लिए विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। इसके लिए अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। वहीं इससे पहले गणपति सहित स्थापित देवताओं के पूजन का कार्य संपादित किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। देश भर से अयोध्या पहुंचे भक्तों के लिए आज रामलला के अस्थायी मंदिर में दर्शन करने का अंतिम दिन है। इस मौके पर अयोध्या की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में राम भक्त नजर आ रहे हैं, जो भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई श्री राम लला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। मूर्ति को अभी कपड़े से ढक रखा है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उज्जैन में इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा 5 लाख लड्डू का प्रसाद अयोध्या भेजा जा रहा है। बेसन, रवा, शुद्ध घी और मेवों से बनाए गए इन लड्डुओं को भक्तों में वितरित किया जाएगा। अयोध्या में आने वाले भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सर्दी के इस मौसम में भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुफ्त चाय का भी बंदोबस्त किया गया है। श्री राधा रानी की नगरी वृंदावन इन दिनों कृष्ण नहीं बल्कि राममय हो चली है। 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगह जगह पर वृंदावन में स्वागत के बैनर सज चुके हैं। मथुरा के बाजारों में भी राम नाम की ध्वजा लहरा रही है। वृंदावन में प्रवेश करते ही आपको भगवान श्री रामानंदाचार्य का द्वार मिलेगा, जो समाज में समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक है। बड़े बड़े शब्दों में स्पष्ट लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः। युगांडा में आज से गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा अजमेर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत हुई। साथ ही गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूक्रेन संघर्ष से संबंधित घटनाक्रम पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगोला के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की, जिसमें भारत अफ्रीका सहयोग के विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी वार्ता हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगोला के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था बढ़ाने के लिए अंगोला का आभार जताया। वडोदरा के हरणी तालाब में गुरुवार को हुए बोट हादसे के चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण करने के लिए वडोदरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल जाकर उपचाराधीन बच्चों का हालचाल जाना और इन बच्चों के त्वरित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वडोदरा शहर के न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे हरणी तालाब में बोटिंग के लिए गए थे। शाम के समय बच्चों से भरी बोट के पलटने से यह हादसा हो गया। इस दुखद दुर्घटना में 12 बच्चों और 2 शिक्षकों सहित 14 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का भी दौरा कर इस दुखद हादसे की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वडोदरा की इस हृदय विदारक दुर्घटना की न्यायिक जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसके लिए गृह विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वडोदरा की इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस दुखद घटना को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में 7 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में रात और सुबह के समय कुछ घंटों तक घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक तस्वीर साझा करते हुए बताया है कि आज सुबह 5:30 बजे पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखा गया। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा के तहत मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के अनंतपुर जिले में पहुंची। इस अवसर पर आईईसी वैन के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई गई। केरल में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। कोझिकोड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य गरीबों का उत्थान करना है। उन्हीं के लिए अन्न योजना जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ मलयाली लोगों को अब विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से मदद मिल रही है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोट्टायम जिले के चिंगवन टाउन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों, प्रमुख भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ अब तक भ्रष्टाचार को प्राथमिकता देते थे, लेकिन मोदी सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंच पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर है। मिजोरम के विभिन्न जिलों में संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में सिरचिप जिला के थेंजोल पूर्व और थेंजोल पश्चिम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मोदी सरकार की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम शुक्ली और ग्राम पचेड़ा में पहुंची, जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार के वित्तीय आयुक्त धीरज गुप्ता ने गुरुवार को नगर समिति लखनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डेड संदेश को ध्यान से सुना। विभिन्न लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी सफलता की कहानी भी साझा की। मिजोरम के चंफाई काननवेंग और जिलवेंग और सिरछेप जिले के बुआंगपुई नेलोह कांगमून दक्षिण गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में पहुंचे और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटर्स की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का पूरा विवरण होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए और उसकी रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर प्रो राटा बेसिस पर फीस रिफंड की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। हर शाम 4 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अकासा एयर ने अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग को 150 B737 मैक्स विमान का ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में B737 मैक्स 8 और B737 मैक्स 10 विमान शामिल हैं। अकासा को ये विमान 2027 के मध्य से 2032 तक मिलने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के 3 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। इन 3 पदों में 2 संयुक्त सचिव और 1 आर्थिक सलाहकार का पद है। टाटा समूह के फर्म ने समय पर भुगतान नहीं किए जाने की वजह से वोडाफोन आइडिया को टर्मिनेशन नोटिस भेजा है। दूरसंचार कंपनी का नाम लिए बिना टाटा कम्युनिकेशंस ने कहा कि वह ग्राहक के साथ अनुबंध समाप्त करने की तैयारी कर रही है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए मंच तैयार किया गया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड आज $78.20 प्रति बैरल के लेवल पर
ऑपरेट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम अपरिवर्तित। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.72 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर। भारत में एप्पल इंक उत्पादन से वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का निर्यात 5 गुना बढ़कर $5 अरब हो गया, यानी भारत से होने वाले कुल स्मार्टफोन निर्यात का करीब 80%। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं, जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। इंडसइंड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। बैंक ने बताया कि 2,298 करोड़ रुपए के साथ उसे दिसंबर तिमाही में 17.3% का नेट मुनाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार और डिजिटल इकाई जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बनी हुई है। वह इस मामले में LIC और SBI जैसी कंपनियों से आगे है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली टाटा कम्युनिकेशंस ने लगभग 9 वर्षों में अपनी सबसे तेज तिमाही रेवेन्यू वृद्धि दर्ज की, जो इसके मुख्य डेटा सर्विस बिजनेस में मजबूती से बढ़ी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है 2030 तक देश में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर दोगुनी यानी 30 करोड़ हो जाएगी। कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 83.12 पर पहुंचा। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, जिसे होनहाई प्रिसीजन इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और परीक्षण उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग फर्म HCL के साथ साझेदारी कर रही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को थर्मल पावर क्षेत्र में एक बड़े निवेश की मंजूरी दी है। ईरान के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने ईरान के भीतर हमला किया है। इस कार्रवाई में कई लोग मारे गए। इस पलटवार कार्रवाई पर ईरान भड़क गया है। ईरानी मीडिया में आ रही रिपोर्टों के हवाले से कहा गया है कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव में कई मिसाइलें गिरी है। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में अत्यधिक समन्वित ढंग से सैन्य हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रही तकरार को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा कि वह क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है और उसने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है। दोनों देशों ने दावा किया है कि उनके हमले आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आम नागरिकों के। अमेरिका के शिकागो में टेस्ला ड्राइवरों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकागो में तापमान 0 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया है। तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। सभी अंतरिक्ष यात्रियों के पास सैन्य पायलट का अनुभव है और सभी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उधर दावोस के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में बोलते हुए इजराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हरगोज ने कहा कि उनकी प्रार्थना है गजा में लाई गई दवाएं बंधकों तक पहुंच जाएगी। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा में हमास आतंकियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनिस में की गई कार्रवाई में पिछले 24 घंटे के दौरान 30 से अधिक आतंकी मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से कई शहरों में आम जनजीवन प्रभावित है। कई शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। ब्रातिस्लावा में आपराधिक कानून सुधार के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की योजना का विरोध करने के लिए विपक्ष द्वारा ब्रातिस्लावा में आयोजित एक रैली में हजारों लोग एकत्र हुए। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2022 में टेक्सास के प्राथमिक स्कूली गोलीबारी में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यमन पर अमेरिका के हमलों को किसी ने अधिकृत नहीं किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की शुरुआत आज से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होने जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। दक्षिण भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इन खेलों में 5600 से ज्यादा एथलीट अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रतिस्पर्धाएं तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार इन खेलों में पहली बार स्क्वैश के खेल को जोड़ा गया है, जबकि सेम्बलम को खेल के बारे में टीमों के रूप में सामने होगा।
रांची में चल रहे FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स में तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले गुरुवार को खेले गए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को जर्मनी के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आगाज से दक्षिण अफ्रीका में होगा। टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में आयरलैंड और अमेरिका की टीम आमने सामने होंगी। वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला होगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश के साथ खेलेगी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग सात्विक की जोड़ी का दमदार प्रदर्शन जारी। ताइवान की जोड़ी को हरा क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। AFC एशिया कप के दूसरे ग्रुप मैच में भारतीय फुटबॉल टीम को उज्बेकिस्तान के हाथों 3-0 के अंतर से हार झेलनी पड़ी है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में इटली के जेनिक सिनर ने चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। तीसरे दौर के मैच में सिनर ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन को परास्त किया। वहीं महिला एकल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने चौथे दौर में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के तीसरे चरण में सबालेंका ने यूक्रेन की लिजा सुरेंको के खिलाफ 6-0, 6-0 से आसान जीत दर्ज की। फिल्म कर्मा कॉलिंग की रिलीज से पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची रवीना टंडन। बेटी राशा थडानी संग किए महादेव के दर्शन। हनुमान फिल्म की बेहतरीन कमाई का सिलसिला छठे दिन भी जारी है। इस सुपर हीरो फिल्म की कमाई में तेजी से उछाल हो रहा है। बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। मराठी फिल्म डिलीवरी बॉय का नया पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म में पृथ्वी प्रताप और अंकिता पाटिल मुख्य भूमिका में हैं। नेटफ्लिक्स का क्राइम ड्रामा भक्षक का प्रीमियर 9 फरवरी को होगा। भक्षक में भूमि पेडनेकर एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभाएंगी। लेखक निर्देशक अनिर्बान दत्ता की फिल्म अनुभूति का वर्ल्ड प्रीमियर रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2024 में होगा। रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में 25 जनवरी से 4 फरवरी के बीच किया जा रहा है। फिल्म स्टॉलन बेल्जियम में 14वें टूनोई रैमडेम महोत्सव में दिखाई जाएगी। इसकी स्क्रीनिंग 17, 20 और 22-24 जनवरी को निर्धारित है। इस फिल्म में अभिषेक बनर्जी की मुख्य भूमिका है। सांसद और अभिनेता रवि किशन ने प्रभु श्री राम को समर्पित गीत अयोध्या के श्री राम को रिलीज कर दिया है। रवि किशन स्टारर इस म्यूजिक वीडियो को यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। अरबाज खान ने दूसरी पत्नी शुरा खान के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी होस्ट की, जिसमें पूरी खान फैमिली शामिल हुई। अरबाज खान का बेटा अरहान भी पार्टी में पहुंचा है। शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के जरिए शाहिद और कृति पहली बार एक साथ पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।